हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर से हम पढ़ते आ रहे हैं आइसोथर्मल एडियाबैटिक। ठीक है, तो उसमें हमने सबसे पहले किया था कि आइसोथर्मल क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेसेस क्या होती है, फिर हमने उनके ऑपरेशंस को पढ़ा था और उनकी इक्वेशन के लिए। ठीक है, कि मेनली आइसोथर्मल में इक्वेशन कैसे होती है, एडियाबैटिक में कैसे होती है। अब हम बेटा उसमें पढ़ेंगे वर्क डन। ठीक है, मेनली आइसोथर्मल प्रोसेसेस में हम वर्क डन कैसे निकालते हैं और एडियाबैटिक प्रोसेसेस में हम वर्क डन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था कि हमारा 2 या 3 मार्क्स में वर्क डन पूछा जाता है, तो बड़े आप ध्यान से करेंगे, उनके इक्वेशंस को ध्यान में रखेंगे कि मैंने आपके लिए क्या इक्वेशन जनरलाइज करी थी। तो एक बार जल्दी से फटाफट जाके आप अपनी इक्वेशन देखिए और फिर अच्छे से अपना दिमाग फोकस करके बैठ जाइए, क्योंकि ये 2 या 3 मार्क्स आपके कंफर्म कर देगा। ठीक है, तो बेटा जो मैं कराने जा रही हूँ आज आपके उसमें 2 या 3 मार्क्स कंफर्म है। तो बस अपनी वो इक्वेशन ध्यान में रखिए, ये रखिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस कहते किसे है, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते किसे है, क्या उसमें चेंज होता है, क्या उसमें चीज कांस्टेंट होती है। तो ये चीजें आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो देखते हैं, हम करते हैं। जैसे हमारा है फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल के लिए करते हैं। ठीक है, तो आइसोथर्मल वर्क डन in an isothermal process। ठीक है बेटा, कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा वर्क डन कैसे हो रहा है। अब इस सबसे पहले हमें हम कंसीडरेशन करते हैं कि हमें, जैसे हमने कोई भी एक कंटेनर लिया है जिसमें गैस फिल्ड है। ठीक है, क्योंकि उस गैस में तभी तो हम एक्सपेंशन लगाएंगे, उसमें तभी तो एक्सपेंशन होगा। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो गैस की जो शेप होती है वो हमारे कंटेनर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो मेनली बेटा अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ी कंसीडरेशन में लिखिए, क्योंकि फिजिक्स में आपको थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन भी लिखना होता है। वैसे तो पॉइंट टू पॉइंट होता है हमारा सब्जेक्ट, कोई जरूरी नहीं है कि आप थियरी छापेंगे, बस वो चीजें लिखनी होती है जो आपके फॉर्मूला में यूज हो रही है। जैसे आपका कोई फॉर्मूला जनरलाइज हो रहा है तो आप ये लिख दीजिए कि हियर दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू इज दिस, और शुरुआत में लेट। ठीक है, आपको लेट करना है कि क्या चीजें आप मान के चल रहे हो, क्या आपके अजम्पशंस है। तो आपको बस फिजिक्स में 2-3 चीजें लिखनी होती है। द फर्स्ट वन इज अजम्पशंस, सेकंड वन इज जो आपने प्रूव किया है वो बड़े अच्छे से कीजिए, आप उसमें कोई भी दिक्कत ना करें, कोई भी आपने स्टेप ना छोड़ा हो। एंड द सेकंड वन इज जो आपका कंक्लूजन आया है ना, उसे थोड़ा सा आप दोबारा से स्पेसिफाई कर दीजिए, क्योंकि कंक्लूजन में 2 या 3 ही है ना वेरिएबल्स आते हैं। जैसे प्रेशर आ गया, टेम्परेचर आ गया, वॉल्यूम आ गई, तो मेनली उसमें ये 2 या 3 वेरिएबल्स है ना बेटा। तो आप दोबारा से लिख दो कि हेयर P इज प्रेशर, T इज टेम्परेचर, V इज वॉल्यूम और Q है जो मेरी हीट है, और इसमें चेंज इतना हो रहा है, चेंज कम हो रहा है या ठीक है माइनस साइन है तो आप लिख दीजिए कि हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट देयर इज अ डिक्रीमेंट इन दिस। ओके, तो फिजिक्स में बस ये चीजें, यही चीजें आपको सीखनी है। और जैसे आप फिर एग्जाम करते हो ना, तो जैसे मैं क्वेश्चन पेपर कराऊंगा आपको बाद में, या फिर आपको मैं थियरी पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको अच्छे से, वैसे मैंने साथ के साथ बताया कि कैसे अटेम्प्ट करना है। वरना आप देख सकते हैं कि 1-2 वीडियो में मैंने बताया भी है, जैसे वो अलग से आप मेंशन करोगे ना कि 90% कैसे स्कोर करना है आपको, वो आपको वीडियो मिल भी जाएगी स्टडी खजाना की साइट पे। उसपे मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया कि कैसे आपको थियरी पढ़नी है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप अच्छे से 12th के लिए प्रिपेयर करो बेटा। अभी से आप उन चीजों को अपनी हैबिट में लेके आओगे ना जो मैंने उसमें बताई है, तो उससे क्या होगा कि आपके वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपकी 1 साल में अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आपका हाथ उसी वे में चले जिसमें मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छी है। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अब आप अपने आते हैं बेटा कि आइसोथर्मल प्रोसेस पे। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस पे क्या होता है बेटा, जैसे वर्क डन है। अब इसमें मैं जो अज्यूम कर रही हूँ मैं वो लिख देती हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से अपने नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए वो हेल्पफुल होगी। और अगर एग्जाम में आता है तो आपको वो ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कंसीडरेशन लिखिए। कंसीडर 1 mole of a gas in a container fitted with a piston of area of cross section A। ठीक है बेटा, मैंने कोई एक कंटेनर लिया है जिसमें एक पिस्टन लगी है, ठीक है, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या हो रहा है, उस गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन द डिस्प्लेसमेंट dx। ओके,
मेनली एक्सपेंशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो हो रही है dx, ठीक है, ये मैंने माना है, लेट है ये चीजें, ठीक है। और मेनली लेट P1, V1 और T आर द इनिशियल आइसोथर्मल है बेटा, तो T1 या T2 नहीं लेंगे क्योंकि जो टेम्परेचर वो सेम रहा है, अगर वो पहले भी T है तो वो भी T ही होगा। तो P1, V1, T आर इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये चीज आप समझ गए, ठीक है। मेनली क्या है, जो ये P1, V1 है हमारा, ये इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम है, और P2, V2 और T मेरा क्या है बेटा, वो मेरा है फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चीजें मानिए, मैंने एक कंटेनर लिया है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, जिसका एरिया है A और उसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मेनली मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ रही है आपस की, वो dx हो गई है, ठीक है। और P1, V1, T है मेरे इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंड द P1, V2, V2 एंड T आर द फाइनल स्टेजेस, ओके। तो इसके आगे हम कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले देखो हमारा वर्क डन, हमारा फोर्स क्या होता है। फोर्स अगर मैं प्रेशर की टर्म में लेती हूँ तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। हम इसमें क्रॉस नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता है डॉट होता है, क्योंकि आपको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बता दिया है, तो अब आप इन्हें नहीं लिखेंगे सेम। तो हमारा मेनली जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो वहां से हमारी जो फोर्स की वैल्यू हो जाती है प्रेशर की टर्म में, वो आती है बेटा PA, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फोर्स इज इक्वल टू PA। अब देखो आपको पता है वर्क डन क्या होता है, मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, ओके। तो जो मेरा वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मेनली डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो मेरी हो रही है बेटा वो क्या होती है dx, जो मेरी डिस्प्लेसमेंट हो रही है दैट इज dx। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब मेरे फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास है f की वैल्यू दैट इज PA, अगर मैं उसे पुट करती हूँ बेटा इसके साथ, ठीक है, f में इसमें पुट करती हूँ तो मेरी क्या आ जाएगी ये फॉर्म, W इज इक्वल्स टू PA dx, ओके। अब मुझे बताओ जब A और dx मेनली जो क्या है कि जो एरिया मल्टीप्लाई हमने एक और जो डिस्टेंस या डायमेंशन करी है, तो 3 डायमेंशन हो जाने से एरिया के साथ उसके एक और डायमेंशन जुड़ जाने से क्या बन जाता है, वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए वॉल्यूम बन जाती है। देखो मेनली क्या होता है, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम। और अगर मैं मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर करती हूँ तो भी तो वो मीटर क्यूब आती है, तो मीटर स्क्वायर इज एरिया एंड मीटर इज द dx, दैट इज इट विल बी dv, ओके। समझ गए ना ये चीजें आप। तो यहाँ पे आप बेटा dv लिखेंगे तो W इज इक्वल्स टू P dv। तो ये यहाँ से यहाँ तक समझ आया। यहाँ तक समझ आने के बाद बेटा, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालना है, क्योंकि क्या है कि ये हमारा DW है ना, स्मॉल वर्क डन है। अब स्मॉल वर्क डन है, ये किसी एक स्मॉल पार्ट के लिए ले रहे हैं हम, क्योंकि dx के लिए ले रहे हैं, जो मेनली छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, मैं उसके लिए वर्क डन निकाल रही हूँ। अगर मैं इसका इंटीग्रेट कर देती हूँ देन होल ऑफ द पाथ के लिए आ जाता है, ठीक है। तो मेनली इंटीग्रेशन क्या होता है, ये चीजें मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। जब हमने स्मॉल पार्ट लिया है, जब मैं उसका इंटीग्रेशन करती हूँ तो होल ऑफ द पार्ट के लिए वो वैल्यू आ जाती है, ठीक है बेटा। तो मेनली क्या है, जैसे आपने इंटीग्रेशन किया dw इज इक्वल्स टू, ठीक है, आप लिख लीजिए कि टोटल वर्क डन, मैं बिल्कुल एक स्टेप लिखवा देती हूँ आपको। वर्क डन जैसे dw इज इक्वल्स टू V1 से लेके V2 तक P dV, क्योंकि चेंज किस में हो रहा है, D किसके साथ है, वॉल्यूम के साथ है, तो चेंज किस में हो रहा है, वॉल्यूम में, तो लिमिट्स पे किसके लेंगे, वॉल्यूम की, ओके। तो हमें पता है बेटा, बट P जो होता है वो क्या होता है RT बाई V, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT, तो वहां से P की वैल्यू RT बाई V। तो P की वैल्यू में क्योंकि P को हम कॉन्स्टेंट नहीं ले सकते, अब मैं क्या लिख सकती हूँ, dW इज इक्वल टू V1 से V2 RT बाई V dV, ओके। तो यहाँ पे RT इज कांस्टेंट, क्योंकि R भी एक कांस्टेंट है और T भी मेरा कांस्टेंट है बाबू, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो हाउ कैन आई राइट इट, देखो मेनली dW इज इक्वल्स टू V1 RT, आप बाहर निकाल लीजिए, RT इंटीग्रेशन होगा V1 से V2 1/V dV। अब इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया है 1/x dx क्या होता है, log of x, ठीक है। 1/x dx के लिए इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना बेटा क्या होता है, log of x, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, log of v। तो कैसे हो जाएगा, dv और इसके साथ जब इंटीग्रेशन करेंगे इस तरफ आ जाएगा w और इस तरफ rt log v, और लिमिट्स ऐसी की ऐसी बेटा, v1 और v2 लिमिट्स पीछे लग जाती है। फिर क्या करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
अब इसमें आप अपर लिमिट को पुट करोगे दैट इज V2 माइनस करेंगे लोअर लिमिट दैट इज V1। तो कैसे करेंगे, W इज इक्वल्स टू RT log V2 माइनस log V1। ओके, अब आपने log की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, log m माइनस जब log n होता है तो हम उसे लिख सकते हैं log m बाय n। इट मीन्स अगर log m माइनस log n होता है बेटा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log m बाय n। और अगर log m प्लस log n होता है तो हम वो मल्टीप्लीकेशन में करते हैं, m n कर देते हैं ना, बट इसमें माइनस है तो मैंने डिवीजन में किया m बाय n। ओके, तो यहाँ पे बेटा V2 माइनस V1 है तो इसे मैं क्या कर दूंगी, log ऑफ V2 डिवाइडेड बाय V1। ठीक है, आप याद रखिएगा पूरे के नीचे नहीं होता है, वो सिर्फ log के पीछे जो हमारा वेरिएबल है उसी से डिवीजन होता है। ठीक है, तो आप log V2 पूरे के अपॉन में नहीं करेंगे V1, सिर्फ आप V2 के अपॉन में V1 करेंगे। ठीक है, तो ये गलती मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जब आपके अपने मैथ्स अच्छे से नहीं किया होगा ये चैप्टर सभी, तो मैं इसलिए बता रही हूँ बेटा ताकि आप गलती ना करो, क्योंकि मैं भी करती थी, मेरे दोस्त भी करते थे, सब करते हैं ये गलतियां। ठीक है, तो बस आप ना करो इसलिए मैं ये पहले ही बता देती हूँ। तो जैसे आप करोगे अब क्या आ जाएगा बेटा, W इज इक्वल्स टू RT log ऑफ V2 बाय V1। तो मेरी जो वर्क डन आ गया है मेरा किसमें, हमारा आइसोथर्मल में, वो होता है RT log ऑफ V2 बाय V1। अब मुझे पता है बेटा जो P होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो जो मेरा V1 होगा वो क्या होगा 1/P1 और जो मेरा V2 होगा वो क्या होगा 1/P2। तो इफ आई पुट द वैल्यूज ऑफ P हियर और मैं फाइंड आउट करती हूँ बेटा P के टर्म्स में, क्योंकि मैं उसे अगर ले लेती हूँ D P और V को कांस्टेंट लेती तो मेरा पूरा इंटीग्रेशन P की टर्म्स में होता, तो सीधा यहाँ से जनरलाइज्ड फॉर्म क्या आ सकते हैं, सिमिलरली W इज इक्वल्स टू RT log ऑफ P1 बाय B2। बस ये रिवर्स हो जाता है क्योंकि ये उल्टा होता है इससे। ठीक है, तो RT log ऑफ P1 बाय P2। तो ये क्या होता है बेटा, अगर मैं इसकी एक और जनरलाइज्ड फॉर्म लूं, अगर हीट लूं मैं हीट की फॉर्म में, हीट इज इक्वल्स टू Q, जैसे वर्क डन लेती हूँ मैं, अगर देखो ये नेचुरल लॉगरिथम में था, अगर मैं log 10 बेस लेती हूँ W इज इक्वल्स टू, तो जो मेरा एवोगैड्रो नंबर है उससे मल्टीप्लीकेशन हो जाती है RT log ऑफ 10 V2 बाय V1, या फिर मैं हीट को ले सकती हूँ क्या 2.3026 RT अपॉन J log ऑफ 10 V2 बाय V1। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मैंने हीट को निकाल लिया है। ठीक है, तो ये क्या है, हीट डेंसिटी हो जाती है ना मेरी J, तो ये मेरी हीट डेंसिटी आ गई। तो ये मेरा जो है वर्क डन होता है आइसोथर्मल के लिए। बस आपको ये वाली वैल्यूज याद रख लीजिए, हीट की नहीं पूछी जाती है। तो वर्क डन की आप वैल्यू याद रखिए 2.3026 log ऑफ 10 V2 अपॉन V1 या फिर log ऑफ P1 अपॉन P2। ओके, तो ये आपका था वर्क डन इन आइसोथर्मल। तो सिमिलरली बेटा होगा वर्क डन इन एडियाबैटिक। ओके, तो आप वर्क डन करेंगे एडियाबैटिक में, जैसे आप करेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन करें बेटा, तो उसमें भी सबसे पहले कंसीडरेशन लिख लीजिए। सेम मेथड है, बिल्कुल सेम मेथड है, आपको नहीं डरना है। बस इसमें आपको इसकी इक्वेशन रखनी है। आपको पता है एडियाबैटिक के लिए इक्वेशन PV रेस्ट पर गामा होती है ना, तो उसमें PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट था, तो इसमें V रेस्ट पर गामा है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट अ लिटिल बिट ट्रिकी। ओके, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसके लिए पूछी जाती है। अगर आइसोथर्मल एडियाबैटिक ऑपरेशन में भी इसके लिए वैल्यू पूछी जाती है और इसके लिए, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसे प्लीज मार्क कर लीजिएगा। अगर पूछा जाएगा तो एडियाबैटिक के लिए वर्क डन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि आप इसे करोगे ना तो आपको वो वाला भी अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस in a container क्या है, कंटेनर मेरा नॉन कंडक्टिंग है, fitted with a piston। बस इसमें याद रखना, इसमें कंटेनर नॉन कंडक्टिंग होता है ताकि हमारी जो हीट है उसका ट्रांसफर ना हो सके। ठीक है, ये मैंने ऑपरेशंस में आपको अच्छे से बता दिया था बेटा। तो इसमें पिस्टन देखना है और विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस पिस्टन का क्या है A। सेम है इसके लिए भी, आपको डरना नहीं है।
फिर वही हमारी और जो P1, V1 और T1, क्योंकि इसमें टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो आपको अच्छे से, ठीक है, P1, V1 और T1 क्या है मेरी, इनिशियल प्रेशर है, वॉल्यूम है एंड टेम्परेचर है, ठीक है। और P2, V2 और T2 बेटा मेरे है फाइनल प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये चीजें, अब ये हो गया मेरा कंसिडरेशन का काम खत्म होता है। अब वहीं से शुरू करते हैं। एज वी नो जो फोर्स होता है दैट इज PA, ठीक है, क्योंकि जो मेरा फोर्स होता है वो PA होता है। तो देखो बेटा, फोर्स इज इक्वल्स टू PA, ओके। तो फोर्स इज इक्वल्स टू PA, तो DWI वी ऑल नो दैट ये होता है FDX, ठीक है। DX मेरी वो डिस्प्लेसमेंट है, तो FDX होता है वही, फिर 1 और 2 इक्वेशन है, तो इसमें आप पुट कीजिए F की वैल्यू, तो DW इज इक्वल्स टू PA DX, और वही बेटा अब ADX क्या होता है, DV, तो पुट द वैल्यू हियर, DW इज इक्वल्स टू PDV। अब ये क्या है, ये है हमारा स्मॉल के लिए, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, यहाँ तक पार्ट सेम है। इंटीग्रेट बोथ साइड, हमें निकालना टोटल वर्क डन, तो बेटा इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट DW इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट PDV, और V ही जाएगा V2 से V1 से V2, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम। अब यहीं से पार्ट शुरू होता है। हमने क्या किया था, उसमें PV इज इक्वल्स टू RT यूज किया था एज T वॉज कॉन्स्टेंट। इसमें बेटा T भी कॉन्स्टेंट नहीं है, और प्लस V रेस्ट पर गामा होती है ना, V रेस्ट पर गामा का फैक्टर आता है। तो यहाँ से देखो कि कैसे आप चेंज करोगे बेटा, PV रेस्ट पर गामा होता है मेरा K, कोई भी एक कांस्टेंट, तो यहाँ से जो मेरा P होगा वो होगा K V रेस्ट बार गामा, ओके। तो ये क्या होता है, V रेस्ट बार गामा। अब आप इसे पुट करेंगे तो DW इज इक्वल्स टू V1 से V2, ये क्या आ जाएगा, K V गामा DV। तो बेटा अब देखो, जब किसी भी एक x रेस्ट पर n 1 अपॉन x रेस्ट पर n dx होता है, तो क्या हो जाता है, इसे x रेस्ट पर माइनस n dx। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ, तो ये एक सिंपल क्या है, अब मेरा माइनस में ही हो बेशक, बट ये क्या है, एक है तो कांस्टेंट ही ना, तो कांस्टेंट में क्या होता है, +1 ऐड हो जाता है और फिर डिवाइडेड बाय उसी +1 से वो जाता है। तो ये कैसे हो जाएगा, -n+1 अपॉन -n+1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं बेटा इसे पुट करती हूँ, या आप याद रखिएगा कि 1 अपॉन x रेस्ट बार n dx होता है, और 1 अपॉन रेस्ट बार x dx log x होता है, ठीक है। इसमें पावर है इसमें n भी और गामा भी, तो ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है कि आप log x को ले लो, ठीक है। आप ऐसे नहीं करोगे कि n log x लिख दोगे, नो, इट विल बी रॉन्ग। आपको अच्छे से करना है। इसमें यही मिस्टेक करते हैं जितने सारे स्टूडेंट्स, जो भी मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं, बट आपको ये गलती नहीं करनी है, ओके, अंडरस्टूड। तो अब आप क्या करोगे बेटा, अब इसे करोगे इस मेथड से, ओके। तो इसका जो 1 अपॉन x रेस्ट पर n dx का जो हमारा इंटीग्रेशन खुलता है वो कैसे खुलता है, तो देखिए DW इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, ये क्या होता है बेटा, अब मैंने K बाहर निकाला क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन V रेस्ट पर गामा DV में इसका करो इंटीग्रेशन, तो इसका क्या आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू K, और इसका क्या आ गया बेटा, V रेस्ट पर गामा माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1, और रेस्ट पर V1 टू V2। अब वही पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इज इक्वल्स टू के, बड़े ध्यान से माइनस प्लस में बिल्कुल दिक्कत नहीं करनी है। देखो ये तो कांस्टेंट है, इसे आप बाहर निकाल लो, -1 प्लस गामा, ठीक है। तो इसे आप करोगे V2 माइनस गामा +1 माइनस V1 माइनस गामा +1, ये हुआ यहाँ तक, ठीक है। जब ये आपने किया बेटा, तो देखो माइनस गामा +1 है, तो आप इसे लिख सकते हो ना 1 माइनस गामा, तो इसे आप एडजस्ट कर लो के 1 माइनस गामा V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा, ये हुआ यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बेटा, अब क्या होता है मेरा कि अब मैं इसे अगर K को अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, क्या आता है, W इज इक्वल्स टू 1 माइनस गामा K V2 1 माइनस गामा माइनस K V1 1 माइनस गामा, ओके। अब देखो मुझे क्या पता है, P1 V1 रेस्ट पर गामा इज इक्वल्स टू K, और P2 V2 गामा रेस्ट पर K, ये वैल्यू होती है। बड़े ध्यान से करना है, K की सिर्फ देखो यहाँ पे V2 है, तो इसमें क्या करोगे बेटा, आप इसमें V2 है तो इसमें आप V2 की ही वैल्यूज के टर्म्स में K को पुट करेंगे, क्योंकि K कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो जैसे इसमें पुट करना है,
अब देखो मैं अगर पुट करती हूँ तो W इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस गामा P2 V2 रेस्ट पर गामा, और V2 पहले से ही है 1 माइनस गामा, माइनस P1 V1 रेस्ट पर गामा, और V1 1 माइनस गामा पहले से ही है बेटा। ठीक है, तो देखो अब V रेस्ट पर ये क्या है गामा, तो मैं टोटल इन्हें अगर मर्ज करती हूँ तो W 1 माइनस गामा P2 V2 की पावर क्या हो जाएगी गामा प्लस 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 गामा प्लस 1 माइनस गामा। अब देखो गामा से गामा कैंसिल आउट हुआ, गामा से गामा कैंसिल आउट हुआ। अब ये क्या है, देखो W इज इक्वल टू 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो मैं P2 V2 को क्या लिख सकती हूँ, R, इसको क्या लिख सकती हूँ, PV हमारा होता है RT, मैं पुट कर दूं PV को W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा। एक तो देखो मेरी ये वैल्यू आ गई है, एक तो मेरा यही आ गया है वर्क डन, W इज इक्वल टू 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। ओके, और अगर मैं दूसरी वैल्यू में निकालती हूँ बेटा इसका, तो वो मैं देखो कैसे निकालती हूँ, 1 माइनस गामा P क्या था हमारा R T2, क्योंकि R तो कांस्टेंट है, माइनस R T1, तो R को बाहर निकालो, W इज इक्वल टू R 1 माइनस गामा T2 बाय माइनस T1। ओके, देखो अब मुझे ये प्लस, अगर मैं लेती हूँ इसमें प्लस वैल्यू, देखो W इज इक्वल टू मैंने लिया बाहर माइनस, तो ये क्या बचा T1 माइनस T2 अपॉन क्या था 1 माइनस गामा। अगर मैं इस माइनस को एडजस्ट करती हूँ नीचे, तो ये क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू R गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सेकेंड वर्क डन, ये क्या हो जाएगा मेरा सेकेंड वर्क डन, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू में। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से हीट निकालूंगी बेटा, Q इज इक्वल टू R अपॉन जे हुआ गामा माइनस 1, क्योंकि ये क्या होता है, जो हमारी मेनली वर्क डन अपॉन जे होता है वो हीट होता है ना, तो मेनली जे T1 माइनस T2, तो मेरी हीट जो एडियाबैटिक में आती है वो क्या होती है, ये। ओके, तो आप देखो जब आपने देखा कि वर्क डन जब हम सिस्टम पे करते हैं बाय द सिस्टम, जब हमारा मेनली एक्सपेंशन होता है तो वो हमारा होता है इज पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन जब हमारा सिस्टम करता है तो वो पॉजिटिव होता है, और जब हमारा वर्क डन क्या करता है, वर्क डन जब हमारा कंप्रेशन करता है तो वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मेनली यहाँ से आप देखेंगे कि टेम्परेचर 2 क्योंकि ज्यादा होगा ना बेटा, टेम्परेचर 2 बढ़ेगा तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ से बस ये ना केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, तो केमिस्ट्री में बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, बट फिजिक्स में याद करना है जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो, बाय तो पॉजिटिव और ऑन हो तो नेगेटिव। तो यहाँ से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट याद रखना क्योंकि ये 1 मार्क में बहुत पूछा जाता है। हेंस वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम में होता है बेटा एक्सपेंशन इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम वो क्या होता है, कंप्रेस, वो क्या होता है बेटा, नेगेटिव। ठीक है, मेनली वर्क डन बाय द सिस्टम एक्सपेंशन में होता है पॉजिटिव, और जो मेरा ऑन द सिस्टम होता है कंप्रेशन में होता है नेगेटिव। ठीक है, तो यही था मेरा मेनली आइसोथर्मल के लिए और एडियाबैटिक के लिए। तो आपको अच्छे से करना है, इसमें एडियाबैटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वर्क डन हमारा एडियाबैटिक के लिए पूछा जाता है, तो उसमें माइनस प्लस की वैल्यूज को बहुत ध्यान से देखना है, गामा नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, जब आप वैल्यूज को चेंज करेंगे तो बहुत ध्यान से। ठीक है, तो इसका जो जनरलाइज रिजल्ट आता है वो यही होता है कि वर्क डन जब बाय द सिस्टम होता है, इट मीन जब गैस एक्सपेंड होती है तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आती है, और जब हमारा ऑन द सिस्टम होता है वर्क डन, इट मीन जब गैस कंप्रेस हो रही है तो उसमें हमारा वर्क डन नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये सीधा ये भी करके पूछ लिया जाता है कि प्रूव कीजिए बाय द सिस्टम वर्क डन पॉजिटिव है और ऑन द सिस्टम नेगेटिव है। ठीक है, तो कैसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। आई होप आपको समझ आया हो, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सही है आपके लिए। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद।